सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। और आज काफ़ी बड़ी भूल हो गई क्लास शेड्यूल करना ही भूल गए। हाँ, तो जल्दी जल्दी आनन फानन में फिर हमने पुलिस को तत्काल फ़ोन लगाया और क्लास को जल्दी से शेड्यूल करवाया। और अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। काफ़ी लोग आज नहीं आए हैं बिकॉज क्लास शेड्यूल नहीं करना भूल गया था मैं आज। गुड इवनिंग सभी को। दरोगा हप्पू सिंह, प्रीति बातला, विकास, सृष्टि, मीनू, दरोगा हप्पू सिंह, प्रियंका। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। वैसे ही लेट हो गया है क्लास को शेड्यूल करने के चक्कर में, 15 मिनट लेट हो गई क्लास आज। चलो क्या मतलब सर को, वैसे भी कौन सा टाइम पे आते थे चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। सेसेमॉइड, स्मूथ, कार्डियक या फिर स्केलेटल। मसल 3 टाइप्स की होती हैं, उनमें से 1 टाइप आपका कौन सा नहीं, बताइए। देखिए, जिनको हम बोलते हैं ऊतक, और ये ऊतक बनाते हैं हमारे मसल्स जो बनती हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बनती हैं, जिसमें कि हमारी पर्टिकुलर एक होती हैं स्मूथ मसल्स, एक होती हैं कार्डियक मसल और एक होती हैं स्केलेटल मसल्स। सेसेमॉइड्स मसल्स करके कोई मसल्स नहीं होती हैं। मसल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, बिकॉज टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के हैं। हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़े हैं, ये बताओ मुझे जल्दी से। हम लोगों ने क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यू, आई थिंक मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। तो जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको 2 कैटेगरी में एक्चुअल में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक तो होते हैं प्लांट टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं एनिमल टिश्यूज़, यानी कि पादप ऊतक, और ये हो जाते हैं आपके जो जानवरों के ऊतक होते हैं, जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं। और ये पूरा प्लांट टिश्यू का फर्दर डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में, जो कि अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है। अब एनिमल टिश्यूज़ में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के हमारे टिश्यूज़ आते हैं, उसमें से एक टाइप है मसल टिश्यू। ये मसल टिश्यू 3 तरह के होते हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, जिसके बारे में यहाँ पर आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कार्डियक जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारे हार्ट में देखने को मिलती हैं, या फिर कार्डियक टिश्यू से जो हमारी मसल्स बनती हैं वो हमें हार्ट में देखने को मिलती हैं। इनका फंक्शन पंप करना ब्लड को कॉन्टिन्यूसली। ये स्ट्रिएटेड होती हैं और 1 सेंट्रल होती हैं। 1 सेंट्रल न्यूक्लियस का मतलब है सिर्फ एक ही न्यूक्लियस, और इसको हम प्यार से बुलाते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड बुलाते हैं। और जिसके मल्टीपल होते हैं उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बुलाते हैं। तो स्केलेटल और विसरल वाले स्मूथ मसल को विसरल बुला देते हैं प्यार से, ठीक है। और 1 इसमें भी आपका यूनी न्यूक्लिएट हुआ। तो आपका मल्टी न्यूक्लिएट कौन है? मल्टी न्यूक्लिएट सिर्फ आपका स्केलेटल वाला है, ठीक है, जो कि स्केलेटन में प्रेजेंट है, मूवमेंट करवाता है और पॉस्चर को मेंटेन करता है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी हुई वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ये बेहद इंपॉर्टेंट। इसका मतलब समझ लीजिए आप। वॉलेंट्री का मतलब है कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल से। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स में देखिए, इम्प्रेस करना होता है तो अब ये सब हो जाती है ना चीज़ें। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आई हो गई, हमारी आई में जो पीपल साइज़ है, हम लोगों ने पढ़ा ना, पीपल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है। यूटेरस हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें पेशाब लगी है तो एक पॉइंट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। आइज़ भी जो पीपल का डायलेशन होता है उसको भी हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे हार्ट को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉलेंट्री। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। जहाँ पर भी हमारी हड्डी होगी, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री है। जहाँ पर नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइज़ में क्या ही है, ठीक है, यूट्रस में भी नहीं है। जहाँ पे स्मूथनेस है, स्मूथ मसल्स हैं, वो इनवॉलेंट्री है। और हार्ट वाला तो आपका होता ही इनवॉलेंट्री है। और ये किस तरह से यूनी न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट है वो देख लीजिए। आप देख सकते हैं, आप स्मूथ मसल में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, एक उसमें मसल में एक सिंगल न्यूक्लियस है। अगर हम देखें तो इसमें भी अगर हम बात करें तो यूनी न्यूक्लिएट है ये, ठीक है। ये आपकी कार्डियक मसल के बारे में लिखा हुआ है, 1 सेंट्रल न्यूक्लियस। और स्ट्रिएटेड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है स्केलेटल वाली स्ट्रिएटेड है, कार्डियक भी स्ट्रिएटेड है, और जो स्मूथ है उनमें कोई स्ट्रिएशन नहीं है। स्मूथ में देखिए कोई स्ट्रिएशन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिए इस तरह की स्ट्रिएशंस आपको देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं लाइन देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको मल्टी न्यूक्लिएट देखने को मिल रहा है, मल्टी न्यूक्लियस है ये, ठीक है। तो 3 टाइप के मसल न्यूक्लियस आपने देख लिए। कौन से वॉलेंट्री है, कौन से इनवॉलेंट्री, ये पता होना चाहिए। कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन स्ट्रिएटेड है और कौन यूनी न्यूक्लिएट है, कौन मल्टी न्यूक्लिएट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें मल्टी न्यूक्लिएट है बिकॉज एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। कार्डियक की अगर बात करें एक ही न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएट, और इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है तो यूनी न्यूक्लिएट होता है,
क्लियर है? वॉलंटरी इनवॉलंटरी मैंने आपको समझा के याद कर दिया है, करवा दिया है। इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो स्केलेटन होता है, स्केलेटल को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है, तंत्र है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। विच यूटी हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध, क्या लिखा हुआ, अच्छा, एक्चुअल में क्वेश्चन पहले था निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध रूप से भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। अब ये वही बच्चे को पता है, क्वेश्चन आया था आपके CHSL में इसी बार, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस को मैं हटा देता हूँ, कंसिडरिंग कि ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, थोड़े से ढंग के क्वेश्चन रखते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनो के पेपर में 2020, तो मैं पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। और जो मुझे क्वेश्चन जैसे कि मुझे ये बेकार टाइप का लगा तो उसको मैं हटा के एक अच्छे क्वेश्चन से उसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है कि विच यूटी हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो फ्लोड थ्रू मगध निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध रूप से बार बार आयरन लेडी आ रहा है, क्या बात है? इसमें तो आयरन लेडी नहीं आना चाहिए था, ये तो क्वेश्चन मैंने रिप्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे कौन सी रिवर है जो मतलब वो इंदिरा गांधी आज डोमिनेट करने के मूड में है पूरी तरह से कि कैसे तुम मुझे इग्नोर कैसे करोगे। हाँ, तो मगध की अगर बात करें तो मगध में कौन सी रिवर फ्लो होती थी? 26 जुलाई 3rd शिफ्ट अगेन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका इसी तरह से। ये क्वेश्चन CHSL से मैंने उठाया है 2022, और ये अभी CGL में 2022 जो भी मतलब CGL जो भी हुए हैं ख़त्म, उसमें 26 जुलाई 3rd शिफ्ट में पूछा गया था कि मगध किसके बीच में। तो मगध है आपका गंगा और सोन के बीच में। तो अगर मगध एम्पायर की बात करें तो इसमें आपके 4 टोटल महाजनपद थे, ठीक है। एक सेकेंड, चलो यहीं पे लिख देते हैं। तो टोटल 4 महाजनपद हुआ करते थे, मतलब मेजर महाजनपद। एक उनमें से आपका था मगध, दूसरा था कोसल, तीसरा अवंती, चौथा वत्स। अब मगध क्योंकि बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर लोकेटेड था, जहाँ पे गंगा, सोन और चंपा भी रिवर का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे लोकेटेड था। तो एग्रीकल्चर भी बहुत रिच था और बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे था। अब मगध एम्पायर में काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी आती है। हर्यंका डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसके हर्यंका डायनेस्टी में हमें पढ़ना है बिम्बिसार के बारे में, ठीक है। बिम्बिसार जो था, ये इसमें एक चीज़ पढ़नी, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा जी के, गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे ये, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या थी इनके समय में? यहाँ की कैपिटल थी आपकी राजगृह, ठीक है। राजगृह यहाँ की राजधानी थी। फिर अगर हम बात करें, इनके बेटे थे अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। इन्होंने रूल किया अराउंड 492 BC से लेके 600 BC तक, और इन्होंने मतलब अपने पिताजी को मारा, तभी इनका नाम शत्रु है, ठीक है। इन्होंने बिम्बिसार जो इनके फादर थे उनको मारा। और फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, राजगिरी में, फिर वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। उसमें से जो पहली वाली थी बुद्धिस्ट काउंसिल, उसको पैटर्नाइज किया था अजातशत्रु ने। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को एक तरह से आप बोल सकते हैं होस्ट किया था उस समय किंग अजातशत्रु ही थे राजगिरी में, जहाँ पे पहली आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इनके बेटे थे उडाइन, ठीक है, उडाइन थे। तकरीबन इन्होंने 460 BC से रूल किया, ठीक है, 460 से लेके 444 BC तक रूल किया। और इन्होंने शिफ्ट करी थी शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, या फिर शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र, ठीक। इसके बाद आते हैं सिसुनागा, उसके बाद आते हैं कालासोक, लेकिन छोटे छोटे रूलर थे। इसके बाद फिर आता है हमारा ये नंद वंश की स्थापना होती है, ठीक है, नंदा डायनेस्टी आती है। और नंदा डायनेस्टी में अगर बात करें तो सबसे पहले इसके फाउंडर थे महापद्मानंद, और ये पहले नॉन क्षत्रिय रूलर इनको बोला जाता है, बिकॉज जो अभी डायनेस्टीज़ थी वो क्षत्रिय डायनेस्टीज़ थी। महापद्मानंदा वॉज नॉन क्षत्रिय क्लैन से। बहुत लोग बोलते हैं कि एक मतलब इनके बारे में कुछ पता ही नहीं एक्चुअल में कि किस क्लैन से थे, बट क्षत्रिय से काफ़ी चिढ़ते थे ये महापद्मानंदा, ठीक है। तो ये फाउंडर थे। लास्ट रूलर इनके थे धनानंदा, जिनको हराते कौन है? जिनको हराते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। किसकी हेल्प से हराते हैं? कौटिल्य के हेल्प से हराते हैं।
और कौटिल्य के डिफरेंट नेम्स आपको पता ही होंगे, ठीक है, सीजीएल में इस बार पूछे भी गए थे आपके। विष्णुगुप्त, चाणक्य, और इन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, जिसका अर्थशास्त्र दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिकल बुक है वो। और ये आपको पता होना चाहिए कि इनके बेटे थे बिंदुसार, ये बिंबिसार हैं, और जो इनके बेटे थे वॉज बिंदुसार, और इनके बेटे थे कौन, अशोक, ठीक है। अशोक के रिगार्डिंग जब और कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। बाकी महाजनपद की आपकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, बिकॉज रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि वत्स, मगध, कौशल, कुरु, मत्स्य, अवंती, वज्जी, ठीक है। ये जो है, ये जो मैंने टिक करी हैं 6-7 हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो 16 लिखी हुई हैं इससे रिपीटेडली पूछा था, जैसे वज्जी, वी से वज्जी, वी से वैशाली, अवंती की उज्जैनी या फिर महेशमती, मत्स्य की अगर बात करें विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौसाम्बी, और मगध की थी आपकी राजगिरी, ठीक है, जिसको शिफ्ट किया था फिर पाटलिपुत्र किसने, उडाइन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड एज। पादप कोशिकाएं पशु कोशिकाएं से भिन्न होती हैं, कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल, या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेल के बारे में जल्दी से। सेल की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन, नहीं, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी किस में करी थी, कॉर्क में। तो कॉर्क सेल में इसकी डिस्कवरी करी थी, और ये एक तरह की डेड सेल थी, ठीक है, डेड सेल। फिर अगर हम बात करें एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस में, पॉन्ड में, ठीक है, आपका एक पॉन्ड था उसमें डिस्कवरी करी और डिस्कवर किया, और एक लिविंग सेल थी, क्लियर। फिर इसके बाद सेल थ्योरी दी शेल्डन और स्वान ने, किसने, शेल्डन। जो पार्ट 1 में के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें सारी चीज़ें पता होंगी, बस उनका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। शेल्डन देख लेना, स्पेलिंग हो सकता है सही ना हो, स्पेलिंग से ऐसे लेना देना होना भी नहीं चाहिए, कौन सा कोई बोलने या फिर स्पेलिंग लिखवाने के लिए आएगा आपसे। तो ये पता होनी चाहिए 3 चीज़ें। इसके बाद अब आते हैं सेल के बारे में पढ़ते हैं चीज़ें। तो ये है हमारी सेल, ठीक है, एक नॉर्मल सेल यहाँ पे है। सेल में हम मारेंगे एंट्री, अभी क्या करेंगे, सेल में मारेंगे एंट्री, और सेल में बजेगी घंटी। किस तरह से, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब बहुत ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की ना, बिल्कुल गलत बात, किसी भी सेल की नहीं, सिर्फ एनिमल सेल की। बिकॉज प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी वो सेल वॉल होती है, वो होती है सेल वॉल। यहाँ पे लिख दें कि प्लांट जो आपका सेल होता, प्लांट सेल होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो होती है सेल वॉल की, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो बनी होती है सेल्यूलोज की। डिफरेंट टाइप की जो सेल वॉल होती हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनती हैं। इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है, फंगस की चिटिन से बनती है। ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। ये चीज़ याद रखिएगा, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, यानी एक तरह की बहुत ही अच्छी बॉडी गार्ड है। ये जो ना सेमी परमिएबल है, ये फुली परमिएबल है। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जब मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था। ये फुली परमिएबल है, सबको आने जाने देती है। ये सेलेक्टिवली लोगों को आने जाने देती है कि भाई तुम्हें जाना है, तुम्हें नहीं आना है। तो एक तरह की इसको आप घर मान सकते हो इस सेल को। और इस घर में एक बॉडी गार्ड लगा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली लोगों को अंदर बाहर आने देता है, जिससे कि हमारा ऑस्मोसिस होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, इस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब हम इस घर में अंदर घुसेंगे तो हमें एक सबसे पहले मिलेंगे कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका काम है, यहाँ पे नहीं, ये जो आप ब्लू कलर का देख पा रहे हैं, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये स्मूथ और ये रफ करके लिखा हुआ है, जो ब्लू है, ये कहलाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है, इसका धंधा है, इसका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का धंधा करते हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो इनके बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। रफ जो इसका बच्चा है वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स को,
यानी प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसमें मिलता है राइबोसोम, इसमें होता है राइबोसोम, आर से रफ, आर से राइबोसोम, और ये जो रफ है ना वो राइबोसोम की वजह से ही। स्मूथ जो करता है फैट्स और लिपिड्स की, फैट्स एंड लिपिड्स का क्या करता है? सिंथेसिस करता है, और इनका ट्रांसपोर्ट करता है ये। लेकिन सब तो ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं, कुछ पैकेज और डिस्पैचिंग स्टोरेज का जो काम है वो ये देखते हैं गोल्गी अपरेटस जो इनके साइड में, स्टोरेज का काम, ठीक है, स्टोरेज और पैकेज और डिस्पैच करने का काम ये देखते हैं। यानी पूरा वेयर हाउस बना रखा है गोल्गी अपरेटस जी ने। गोल्गी अपरेटस कुछ और भी करते हैं, याद रखना गोल्गी अपरेटस में ही, ठीक है, गोल्गी अपरेटस। बाकी तो आपको नोट्स में सब कुछ मिलेगा ही लिख के, एंड ऑल थैंक्स टू जो आपके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। गोल्गी अपरेटस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका बनता है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम होता है, यानी यहीं पे आपका लाइजोसोम बनता है। व्हाट इज़ लाइजोसोम? लाइजोसोम के बारे में भी थोड़ा सा होल्ड करिए, या आप समझिए गोल्गी अपरेटस के बारे में। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल हैं क्या? वैक्यूल जी आप हैं क्या? नहीं है, वैक्यूल जी भी लगता है सो रहे हैं। चलो, तो वैक्यूल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स जो सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो होते हैं वैक्यूल जी, ये प्लांट सेल में 90%, तकरीबन 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं। क्या ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में? बिल्कुल नहीं, एब्सेंट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी जगह में होते हैं। प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं, सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं ये। फिर आता है सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे तो बनता है एनर्जी। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन की, किस तरह से यहाँ O2 आती है और किस तरह से ATP के फॉर्म में हमारी जनरेट होती है एनर्जी। और ये ATP के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होता है जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और ये चीज़ याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होती हैं। ये जो ATP का सिंथेसिस होता है ये इनर लेयर में होता है, जो आउटर लेयर होती है वो तो पोरस होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी ये समझ लिया, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं बिकॉज एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा लाइजोसोम के बारे में, क्योंकि लाइजोसोम का भी जिक्र हुआ था। तो लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या है वो समझो। यहाँ पे लाइजोसोम का फंक्शन है कि अगर कोई अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो गुस्सा होकर ये मुंह फुला के बैठ जाएगा, और मुंह जब फूलेगा फट जाएगा मुंह इसका, और फटेगा तो निकलेगा अंदर से एंजाइम। क्या निकलेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम फेंक के ये क्या कर देता है? पूरे सेल को मार डालता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। या फिर ये जब कोई काम नहीं करता तो सेल सड़ने नहीं लगेगी, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाल के ये एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। किसका काम करता है? एज अ वेस्ट डिस्पोजल। अब क्योंकि इसने सुसाइड बॉम्बर की तरह एक्ट किया है, जिसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अब बात ये आती है कि लाइजोसोम भैया तो बन गए गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस का काम क्या है? स्टोरेज का काम है, लेकिन ये लाइजोसोम को भी बनाने का काम करते हैं। और हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है ना, ये बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का। क्लियर हो गई इतनी चीज़? तो साइड बैग ऑफ दी सेल बोलते हैं। अब थोड़ा सा न्यूक्लियस भैया के बारे में पढ़ लेते हैं। जो न्यूक्लियस जी हैं हमारे केंद्र में बैठे हुए हैं, एक्चुअल में ये बहुत मेन है, इनको हम ब्रेन ऑफ दी सेल बोलते हैं। पूरे सेल को रेगुलेट करने का काम इन्हीं का है, ब्रेन ऑफ सेल। इनकी जो एक तरह से डिस्कवरी है वो करी थी रॉबर्ट ब्राउन जी ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। इसी में आपको क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फर्दर क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फर्दर टैंगल करके आपके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे इसमें? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। उसमें से 22 होते हैं ऑटोसोमल और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर होता है, पेयर की बात कर रहा हूँ, एक क्रोमोसोम नहीं, एक पेयर क्रोमोसोम। और एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 46 क्रोमोसोम होते हैं इन टोटल। तो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर XX है तो क्या होगा? XY है तो क्या होगा? तो XY है तो हमारा मेल होगा, और XX है तो क्या होगा? फीमेल होगा। क्लियर है इतनी चीज़? तो इस वजह से जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ इनकोडेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर इनकोडेड होता है। एंड द लास्ट थिंग इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का काम होता है एक तरह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं उनको प्रोसेस करना, ठीक है।
जब भी आपको, या फिर इसमें सिंपल सा याद रखो, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स करके कीवर्ड आएगा आपका। ऑक्सीजन तो पक्का होगा, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल आपको जहाँ दिखा मिल जाए ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल या फिर ऑक्सीजन, सीधे पेरोक्सीसोम मारो, ठीक है। ऑक्सी देख रहे हो, या जहाँ भी ऑक्सी दिख जाए तो सीधे आपको पेरोक्सीसोम मारना है। तो प्रोसेसिंग ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। आई होप क्लियर हो गया होगा अब सेल टॉपिक आपका पूरा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, हैविंग एडिशनल लेयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेल वॉल। लेकिन अभी पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, कुछ तो बचा है, कुछ तो बचा है, कुछ तो है जो तुम पकड़ नहीं पाए भी। क्या है वो? ये है कि दो लोग ऐसे होते हैं सेल के अंदर जो खुद का डीएनए और राइबोसोम बनाते हैं। जो नोट्स बना रहे हैं वो इस चीज़ को लिखना कि दीज बोथ हैव और मैन्युफैक्चर देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। और वो दोनों कौन है भाई साहब? एक तो है हमारे माइटो भैया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरे हमारे प्लास्टिड भैया। प्लास्टिड भैया जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में ही। और प्लास्टिड के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो हम किसी और लेक्चर में देख लेंगे। अभी के लिए अगर किसी को पता है तो रिवाइज करवा देता हूँ। प्लास्टिड होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो कलर प्रोवाइड करवाते हैं, क्लोरो फूड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं बिकॉज क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ग्रीन होता है, ग्रीन मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? सिर्फ सिंथेसिस करने का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, और उनका कुछ काम नहीं। क्लोरो खाना बनाने का काम, क्रोमो कलर प्रोवाइड करने का काम, ल्यूको स्टोरेज का करने का काम, जैसे फैट वगैरह को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, डैश फोर्सेस वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड रिमूव्स कंटामिनेंट्स। पानी को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से गुजारता है और प्रदूषकों को हटा देता है। बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर फिल्ट्रेशन। 100 रुपये भेजे हैं गौतम तोगला, थैंक यू सर, आपकी वजह से प्री क्लियर हो गया। थैंक यू गौतम जी, मीन्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आंसर क्या होगा? कल ही मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया था आरओ जो हमारे घर में होते हैं जिनको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, वहाँ पे एक्टिवली हम इसका उल्टा करवाते हैं, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। और ऑस्मोसिस के बारे में अब भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि हमारी सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है और सेल वॉल जो होती है फुल्ली परमिएबल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे ऑफ डेब्ट्स। उस डैश उस व्यक्ति की कानूनी घोषणा है जो ऋण चुकाने में असमर्थ है। बैंकरप्सी, क्रेडिट क्रंच, अमोर्टाइजेशन या फिर बैंक अश्योरेंस ठीक है, बैंक अश्योरेंस। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बैंकरप्सी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया, ठीक है। एग्जाम्पल विजय माल्या। डैश इज़ द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का एक भौतिक नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? लैपटॉप कहते हैं, फिर ब्राउज़र कहते हैं, सर्वर या फिर इंटरनेट। तो ये भी बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आपका इंटरनेट हो जाएगा। इंटरनेट इज़ द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ, एना चांडी, फातिमा बीवी या फिर किरण मजूमदार शाह। तो ये तो होंगे नहीं, बिकॉज ये तो हमारी एंटरप्रेन्योर है ना, जो बायोकॉन करके कंपनी है उसकी फाउंडर हैं, ठीक है, मालिक हैं, एक तरह से मालकिन है, तो ये तो होंगी नहीं। अब इनमें काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न रहता है, लीला सेठ, एना चांडी और फातिमा बीवी जी पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या कन्फ्यूज़न है आपके। तो लीला सेठ इसका आंसर होगा, पहली चीफ जस्टिस बनी किसी स्टेट हाई कोर्ट की। एना चांडी पहली, इनसे पहले, लीला सेठ से पहले पहली जज बनी। यहाँ बात हो रही चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, पहली जज ऑफ अ हाई कोर्ट बनी एना चांडी। और फातिमा बीवी बनी फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी तक कोई भी विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई है, ये थोड़ी सी दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सीजीआई विमेन नहीं बन पाई है। और लीला सेठ के ही बेटे हैं, अगर आपको याद हो, विक्रम सेठ के बारे में आपने नाम ज़रूर सुना होगा, कोई ना कोई किताब लिखते रहते हैं विक्रम सेठ, उन्हीं लीला सेठ जी के ही बेटे हैं विक्रम सेठ। उनकी एक किताब है अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय, इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछी गई आपके एसएससी एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और बाकी चलो कुछ फर्स्ट वुमेन से रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट विमेन चेयरमैन, फर्स्ट विमेन चेयरमैन ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन
विमेन चेयरपर्सन बोल सकते हैं, चेयरपर्सन ऑफ आईएनसी। फर्स्ट गवर्नर, मतलब फर्स्ट एक तरह से बोलें तो फर्स्ट फीमेल या फिर विमेन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो आईएनसी की अगर बात करें तो हो जाएंगे हमारी एनी बेसेंट जी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन विमेन की अगर बात करें तो शी वुड बी सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। इसका भी आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू। और सीएम की अगर बात करें तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्रॉस करने वाली पहली, माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब करने वाली पहली इंडियन वुमेन बछेंद्री पाल, ठीक है। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली वुमेन आरती साहा। ये सारे फैक्ट्स आई होप हम लोग कर चुके हैं और ये सारी चीज़ आपको रिवाइज करके रखनी है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ असम आर। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत डैश हैं, कव्वाली, बिहू, तीज या फिर भूटा। तो कव्वाली असम में तो नहीं होती है, ठीक है, इतना तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और एलिमिनेट क्या करना, ये तो सीधे मारने वाला क्वेश्चन है, बिहू सॉन्ग्स, ठीक है। अब बिहू से आपको याद आना चाहिए कि बिहू फेस्टिवल भी होता है, जो 3 टाइप के हम लोगों ने पढ़े, एक तो भोगाली, रंगाली और कंगाली, ठीक है। भोगाली, रंगाली और कंगाली। तो जो भोगाली है इसको माघ बिहू के नाम से जानते हैं, माघ के महीने में, जनवरी के टाइम पे, मिड जान के टाइम पे। रंगाली को हम जानते हैं बोहाग बिहू के नाम से, अप्रैल में, जो कि असमीज़ न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा इसको, न्यू ईयर। जितने भी न्यू ईयर होते हैं अभी तक भी हमने नहीं किए हैं, उगाड़ी जो कि आपका तेलुगु होता है, पुथांडु तमिलनाडु का होता है, वो सारे चैत्र के महीने यानी अप्रैल के टाइम पे ही होते हैं। कंगाली को हम काटी बिहू के नाम से जानते हैं और ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होता है। कव्वाली की अगर बात करें तो इसके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो, जिनको कि हम पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे ये। तीज सॉन्ग्स की अगर बात करें तो राजस्थान में इनका ओरिजिन माना जाता है। और भूटा की अगर बात करें तो केरल में, ठीक है, भूटा सॉन्ग्स इन केरल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता निर्दिष्ट करता है? 19, 23, 14 या फिर 36। इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ा है, मौलिक अधिकार पढ़ा है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 12 से लेके 35 तक, यूएसए के मैग्ना कार्टा से लिया है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ओरिजिनली यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, बट अभी 6 हैं। जो हमारा एक गया है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो 44th अमेंडमेंट से गया है, 1978 में हुआ था। वीपी सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और क्या हुआ था, और ये हुआ था कि ये अभी करंट में है कहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A लीगल राइट है एक तरह का। और 6 हमारे अभी जो राइट है उनमें से जो पहला राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 14 से, समानता का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 14 से जाता है 18 तक, बिकॉज 19 से चालू हो जाता है राइट टू फ्रीडम। तो अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमारा दिया है 14 से लेकर 18 तक। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कितने राइट्स दिए हुए हमारी इक्वालिटी के तहत, तो 5 हैं, 14, 15, 16, 17, 18। 14 बात करता है, 14 दो तरह की बात करता है, ठीक है। 14 बात करता है 2 तरह की राइट्स की, एक तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फिर हमने देखा था ये एक है हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट और ये है एक हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। इसको हमने लिया है एक सेकेंड, ये हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ये हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इसको हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से और इसको हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर 14। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मैंने मतलब समझा था। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। और कानून सभी के लिए समान है, किसी को कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए हैं, बट एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, वो हम पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे। 19 से याद आना चाहिए कि इसमें 6 तरह के राइट्स दिए हुए हैं, 6 तरह के आपके अधिकार दिए हुए हैं, जिनको हमने याद किया है सामरो से, ठीक है। सामरो से हमने इसको याद किया है।
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ए से राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एम से राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। इन सभी के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उचित प्रतिबंध भी हैं, जो जिसके ग्राउंड क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, कि किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। 23 की अगर बात करें तो 23 दो चीज़ों की बात करता है। आर्टिकल नंबर जो 23 है वो दो चीज़ों की बात करता है। पहली बात तो 23 और 24 को कलेक्टिवली बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो नोट्स बनाने प्लीज़ इस चीज़ को लिखिएगा, राइट, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 दो चीज़ों की बात करता है। एक तो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी नहीं करी जा सकती है, और दूसरा है आपका बेगारी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, बलात् श्रम, यानी ज़बरदस्ती जबरन किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, या फिर अगर मजदूरी करवा भी रहे हैं तो जितना पैसा उसका बनता है उसको उतना देना, मिनिमम नहीं, उससे कम नहीं। 24 की अगर बात करें, ये बात करता है चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर कहाँ नहीं करवाया जा सकता है, जो हज़ार्डस फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे खतरनाक काम है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी हो गई, या फिर कहीं पे भी जो डेंजरस एक्टिविटी है। और किन बच्चों को, बिलो 14 ईयर ऑफ एज, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी 36 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार। इन विच ईयर वॉज द स्पेशल मैरिज एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 58, 54, 62 या फिर 1950? आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पास हुआ था। क्यों पास हुआ था? ताकि लीगलाइज किया जा सके उन मैरिज को जहाँ पे एक तरह से कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारी फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर स्वरा भास्कर, ठीक है। तो स्वरा भास्कर मैडम जी ने हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जिससे शादी करी वो इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो शादी करी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की, इसी साल ही शादी करी थी, आई थिंक फरवरी के टाइम पे, इसी वजह से इनका एग्जाम्पल याद आया। तो स्वरा भास्कर ने इसी एक्ट के तहत शादी करी, जहाँ पे इनको ज़रूरी नहीं है कि अपना धर्म परिवर्तन करें, मतलब ये एक्ट इनको ये पावर देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा 1954। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन एन इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मुझसे शादी करोगी ब्रूस वेन? ब्रूस बेटा अभी नहीं, पहले जॉब ले लेते हैं फिर उसके बाद, है ना। तो इट इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। दे आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निट्टो का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए अगर नहीं आ रहा है तो। इट इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, और वैसे भी ये सही है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा? लोन उठाने के लिए। सरकार को पैसे की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों को देगी और बोलेगी लो पैसा हमको दो, हम तुमको लौटाएंगे इतने टाइम बाद, एक फिक्स्ड सेट रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और उसको बोलते हैं G6 या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन्हीं को प्यार से बोल देते हैं गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज इनमें रिस्क इन्वॉल्व जो होता है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है भाई, तो इससे रिस्क फ्री और क्या ही चीज़ हो सकती है। तो रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आंसर होगा बोथ 1 और 2। अब G6 से आपको याद आना चाहिए क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये किए जाते हैं RBI के द्वारा। ये किए जाते हैं देश की सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे वो G6 का सेल एंड परचेज करती है। G6 का सेल एंड परचेज करता है RBI। और आई अगेन रिपीट, अगर सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होगा, सेल यानी कि लोगों को दी जा रही, लो भाई G6 लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो, तो अगर ले हो तो कुछ दो भी, तो पैसा दो। क्या दो? पैसा, ठीक है। तो पैसा ये लोग ले लेंगे, यानी कि इकोनॉमी से इन्होंने पैसे को खींच लिया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको G6 बेचनी है, देनी है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी आप बोल सकते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा जब हम परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विथड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन डैश स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। सितंबर की शुरुआत में भारत के डैश राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न या फिर नॉर्थ वेस्टर्न? मानसून को ज़रा इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग की क्लास में पार्ट 2 में मानसून का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो स्वागत जोरों शोरों से होना चाहिए। तो ये है आपका क्या? ये है आपका अरेबियन सी,
ये है आपका बंगाल की खाड़ी, जिसको प्यार से बुलाते हैं बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। यहाँ से होता क्या है, विंड आ रही है, ठीक है, आ रही। फिर देखती हैं, वाह इंडिया जैसा कंट्री है, चलो चलते हैं जल्दी से। कुछ लोग अब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, पकौड़े तलने के लिए है ना, बरसात का मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलो भाई, अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में जो मानसूनल विंड्स होती हैं दे आर दी ड्यू टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे डीप कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो हमारा है अर्थ इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हमारा इंडिया है। तो जब ये विंड्स क्या करती हैं, ऐसे करके आती हैं, ठीक है। कॉरियोलिस फोर्स के जब ये अब यहाँ पे लेफ्ट की तरफ, मैंने आपको बताया था नेटो सीरीज में कि कॉरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की तरफ घुमा देता है, जो हमारा कॉरियोलिस फोर्स होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो चीज़ों को लेफ्ट की ओर घुमा देता है, ठीक है। तो अभी लेफ्ट में घूम रही थी, इक्वेटर को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर जाएंगी। बोलेंगे ले भैया कॉरियोलिस फोर्स अब इनको राइट की तरफ मोड़ देगा। तो जो ऐसे चल रही थी वो ऐसे चलने लगी, यानी कि सीजनल रिवर्सल हो गया विंड्स का, वही कहलाती मानसूनल विंड। और इनकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक अरेबियन सी ब्रांच। अब किसी भी विंड का नाम पड़ता है उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से। अब देखिए ये कोई विंड यहाँ से चल रही है, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुआ, तो इस वजह से इसको मानसून को, ऑनसेट ऑफ मानसून को साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। तो समझ गए क्यों जानते हैं। अब इसकी जो दो ब्रांचेस हैं, एक तो है अरेबियन सी ब्रांच और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले कहाँ पे हिट कर रही है, ये हिट कर रही है आपकी वेस्टर्न घाट्स में। इसी वजह से वेस्टर्न घाट में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। रीजन बीइंग, कोई मुझे यहाँ पे बताएगा पार्ट 1 सीरीज में जो स्टूडेंट्स रेगुलर थे, कि यहाँ पे किस तरह की रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं एवरग्रीन। यहाँ पे या तो सेमी एवरग्रीन या तो डेसिडुअस, ठीक है। तो यहाँ पे हिट किया सबसे पहले मानसून तो एवरग्रीन। उसी तरह ये अंडमान निकोबार में भी हिट किया, तो यहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलेंगे। अब ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आए हैं सीजीएल में, अभी आए, और उससे पहले पार्ट 1 में आपको पढ़ा ही चुका था, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी सीजीएल में आए इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ाए थे और आए थे आपके, ठीक है। यहाँ से फिर वो गया आपका क्या, मानसून गया 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 गया, कहाँ पे हिट किया, नॉर्थ ईस्ट में हिट करेगा, यहाँ पे मेघालय की गारो खासी जयंतिया में। और यहीं पे मेघालय की गारो खासी जो जयंती है उसमें से एक खासी है, खासी में पड़ती है मौसिन राम, एक जगह खासी हिल्स में पड़ती है मौसिन राम। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, जो चीज़ें बता रहा हूँ पूछी गई हैं डायरेक्टली। तो खासी में पड़ती है मौसिन राम, यहाँ बहुत जोर की बारिश होगी। अब बारिश होगी क्योंकि यहाँ पे हिट कर रहा है डायरेक्टली जाके, इसको मोड़ देगा, यहाँ की ओर ये मोड़ देगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा, मानसून के विंड्स ऊपर जाएंगे, एक यहाँ की डायरेक्शन यहाँ पे चली जाएगी सतपुरा रेंज के उसमें, और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जब दोनों जाके यहाँ पे कहीं मिलेंगी, यानी कि दोनों का मिलन होता है। किसका मिलन होता है? दोनों का, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का मिलन होता है पंजाब प्लेन्स पे। ये क्वेश्चन भी इस बार सीजीएल में पूछा गया, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया भी था। तो पंजाब प्लेन्स या फिर इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में ये दोनों का, बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच, दोनों जाके मिलती हैं। और अगर हम बात करें रेनफॉल किस तरह की होती है, तो रेनफॉल होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो जो रिलीफ की वजह से, यानी कि माउंटेन की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको ओरोग्राफिक, ओरो इज द रूट वर्ड फॉर माउंटेन। तो जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से ये साइड कहलाता है विंडवर्ड साइड, जहाँ पे पूरी हवा उठती है, मानसून जो कि पानी कैरी कर रही है, उठती है, ये अपने ड्यू पॉइंट को रीच करती है और बारिश यहीं पे कर देती है। यहाँ पे इसके इस साइड बारिश नहीं हो पाती उतनी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। जो हमारा महाराष्ट्र का विदर्भ वगैरह रीजन है वो लीवर्ड साइड में आता है, ठीक है। तो विंडवर्ड साइड हुआ आपका जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सूखा वाला जो एरिया है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, और इस टाइप की रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो आखिर में, और आखिर में वो चीज़ ये समझनी है आपको, अब मानसून लौटेगा। मानसून आता जाता क्यों है वो भी समझ लो जरा। आता जाता इसलिए है कि हमेशा जो विंड्स होती हैं, मानसून है क्या, मानसून हमारी विंड्स, कुछ और नहीं है, ये हमारी विंड्स है, पवन है। और पवन हमेशा चलती है कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा चलती है, हमेशा। जिस तरह भी मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, मूवमेंट हमने देखा था, पार्टिकल्स होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उसी तरह से विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर का मतलब होता है जहाँ ठंडी जगह होगी, जहाँ बहुत ठंडी जगह होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरे कमरे में एसी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ठंडी कंडीशन है, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा। मैं कमरा खोल दूँ अभी तो बाहर है लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे गर्मी, तो जो आपकी हवा है ना वो कमरे से बाहर जाएगी, ना कि बाहर से कमरे की तरफ आएगी। तो ठंडी हवा बाहर की तरफ भागती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा,
क्लियर है। तो होता क्या है, जब हमारे यहाँ बहुत जोर की पड़ती है गर्मी तो यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर, रिलेटिव लो प्रेशर, और यहाँ रिलेटिव हाई प्रेशर। इस वजह से विंड जो है यहाँ पे चलना चालू कर देती हैं। अब अक्टूबर आते आते तक यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं रिवर्स। यहाँ होगा रिलेटिव हाई प्रेशर और यहाँ होगा रिलेटिव लो प्रेशर, क्योंकि सन का डाउनवर्ड मूवमेंट हो चुका है। सन का डाउनवर्ड मूवमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणायन। तो यहाँ क्या आ गया, हाई प्रेशर हो गया, यहाँ क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो अब ये विंड बोलेंगे भाई चलो अब नीचे चलो। तो इस तरह से अब विंड यहाँ पे से चलना चालू होंगी, जिसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून। अब ये जो रिट्रीटिंग मानसून है, जो विंड्स हैं, वो किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट कर रही हैं, बताइए कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसमें बारिश नहीं होती है, क्योंकि ये जो विंड्स है ना, कहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है पता है तुम्हें नहीं पता है, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से चलना चालू करती है। अब नॉर्थ ईस्ट में तो लैंड है, लैंड में तो पानी है नहीं, तो पानी है नहीं तो फिर बारिश क्या करवाएंगी। लेकिन जब ये यहाँ पे आती है ना तो पानी ले लेती हैं। ऐसे समझिए, जब यहाँ से विंड आ रही थी तो खूब दबा के पानी लेके आ रही थी यहाँ से, तो दबा के बारिश हो रही थी और ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्रिएट हो रहा था यहाँ पे अंडमान निकोबार में और मेघालय में। लेकिन जब ये लौट के आएंगे तो भाई लैंड से चल रही, लैंड में तो पानी है ही नहीं ना, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती रिट्रीटिंग मानसून पे। और लेकिन जब यहाँ पे रीच करेंगी तो ये पानी उठा लेंगी और बारिश करेंगी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये है कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे बारिश होगी। जो जहाँ पे आपका आता है तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बारिश होती है अक्टूबर के टाइम पे। आप सुनेंगे चेन्नई में बाढ़ आ गई, क्यों, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। मानसून के बियॉन्ड अब इसमें कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, आंसर होगा साउथ नॉर्थ ईस्टर्न, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि पूछ रहा है विथड्रॉल ऑफ मानसून के बारे में। बिगन होता है अर्ली सितंबर में, कहाँ से, नॉर्थ ईस्टर्न से, खत्म। अब इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मानसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। ये क्वेश्चन मेंस में आया था पीछे 2000, अच्छा मेंस में भी आया था। किसी को कोई डाउट तो नहीं, गजब रिवीजन हो गया। चलो, तो अभी मड फेस्टिवल ऑफ गोवा की बात हो रही है, ठीक है। गोवा वो स्टेट जो आपका एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है। गोवा वो स्टेट जहाँ पे 37th नेशनल गेम्स होंगे आपके। गोवा वो स्टेट जहाँ पे अभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर जी पे रखा गया है, ठीक है। और गोवा वो स्टेट जहाँ पे हमारी है गोवा में और भी बहुत कुछ है, लेकिन गोवा में हमारी 2 रिवर्स है मेन, मंडोवी और ज्वारी, और मंडोवी में हमारी दूध सागर वाटरफॉल्स, ठीक है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं 2। तो अब गोवा में यहाँ पे कौन सा मड फेस्टिवल है, तो सरहुल तो भाई कहाँ का है, सरहुल है स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ झारखंड, ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ झारखंड। कर्मा की अगर बात करें तो सुवा, इस तरह से ट्रिक हम लोगों ने याद करी थी। वैसे तो जब कोई छत्तीसगढ़ का आएगा तो बताऊंगा। सुवा ने कर्म नहीं किया था और रात में नाच रहा था, रात नाच रहा था, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो सुवा डांस, कर्मा डांस और रौत नाचा डांस तीनों छत्तीसगढ़ के हैं। सुवा ने कर्म नहीं करके रात में नाचने में लगा हुआ है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ तक वो नहीं है, इसमें झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। और एक तरह का आपका कर्म जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है। किस तरह का, जब हार्वेस्टिंग होती है तब होता है। और चीकल कालो इसका आंसर है, चीकल कालो मानसून मड फेस्टिवल है गोवा का। और लड़ाइना जो है ये भी गोवा का ही है, लेकिन ये क्रिश्चियंस के द्वारा सेलिब्रेट होता है। ये थैंक्स गिविंग, ठीक है, थैंक्स गिविंग रिचुअल है ये एक आपका, थैंक्स गिविंग रिचुअल। अच्छा, गोवा के कुछ और याद कर लेते हैं। शिग्मो डांस, ठीक है, शिग्मो, साओ जाओ, सनबर्न फेस्टिवल होता है यहाँ पे, सनबर्न, ठीक है, शिग्मो फेस्टिवल, साओ जाओ और सनबर्न फेस्टिवल, ठीक है। ये अभी के लिए आपको इतने याद करने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म और स्पोर्ट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से सही कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा। निम्नलिखित में से शब्द खेल की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। पेनल्टी किक, हैंडबॉल, ग्रेको रोमन, बॉक्सिंग, जरा बताइए जल्दी से। और स्पोर्ट और टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी पूरी आपकी PDF शेयर की जा चुकी है परमार SSC टेलीग्राम। आई थिंक वॉइस चली गई होगी, अभी आ रही होगी, एक बार कंफर्म कर दीजिए, अभी बीच में चली गई होगी ना वॉइस। चलो, तो टर्म और स्पोर्ट्स की बात पूछा, नॉट करेक्ट। तो पेनल्टी किक होती है आपकी यूजुअली हॉकी में, ठीक है, हैंडबॉल में नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हुआ। और ग्रेको रोमन की बात करें तो ग्रेको रोमन जो टर्म यूज़ होता है ये रेसलिंग में यूज़ होता है, ठीक है,
रेसलिंग में ग्रेको टर्म यूज़ होता है रेसलिंग में। और रेसलिंग में आपका और भी यूज़ होता है, जैसे हाफ नेल्सन हो गया, ठीक है, हाफ नेल्सन मंडेला जी हो गए, और हीव हो गया, ठीक है, फ्री स्टाइल हो गया। ये सारे आपके टर्म यूज़ होते हैं किसमें, रेसलिंग में। बॉक्सिंग में अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग में यूज़ होते हैं जैसे नॉकआउट, ठीक है, नॉकआउट हो गया आपका, अपर कट हो गया। तो आंसर ये भी गलत है, तो आंसर हो गया यहाँ पे 2, बोथ 1 and 2, बिकॉज दोनों ही आपके गलत हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्फ, ठीक है। गोल्फ के ज़रा टर्म बताइए, गोल्फ में कौन कौन से टर्म, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं गोल्फ से भी। रिसेंट में जो CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन बना है। तो एस, अल्बाट्रॉस, ठीक है, और ईगल, डबल ईगल, मतलब ईगल दिख जाए तो सीधे गोल्फ मारना है, ठीक है, ईगल। और कोई नहीं, अभी तो मुझे इतने याद आ रहे हैं। बाकी आप PDF देख लेना, परमार SSC टेलीग्राम पे अपलोडेड है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वहाँ से आप सारी पूरा PDF पढ़ा हुआ है। राहुल, कौन है यहाँ पे राहुल? बेरी बेरी जिसको हो रखा है, कौन सी डेफिशिएंसी है इसको, राहुल को? राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसमें क्या कमी है, क्या कमी है इस राहुल में? B1 की, C की, या फिर A की, या फिर K की? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर होगा विटामिन B1। लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पेलाग्रा किस विटामिन B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? कौन से विटामिन B कॉम्प्लेक्स की वजह से परनीशियस अनीमिया होता है? और आप रिकॉल करिए जल्दी से, विटामिन की रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा था? आंख बंद करिए, खटाक से रिवाइज करते हैं। विटामिन की डिस्कवरी कैसमीर फंक ने करी थी। वाटर सोल्यूबल हमारे विटामिन होते हैं BC, और जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो कीड़ा मतलब KEDA, ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। फिर हमने विटामिन A, B, C, D इनके बारे में पढ़ा था कि इनके केमिकल नेम क्या होते हैं। तो A को केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, B के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके अभी पढ़ेंगे, जिसमें कि B1 का होता है थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटोथोनिक एसिड, B6 पेरिडोक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, और B12 आपका साइनोकोबालामीन। C की अगर बात करें स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, और विटामिन K होता है आपका फिलोक्यूनॉन। बीमारी क्या होती है? A से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या फिर जेरोप्थैल्मिया। B से हो जाती है डिफरेंट तरह की बीमारी, जो अभी चलो B1 से तो बेरी बेरी हो गया। B3 से होती है आपके पेलाग्रा, याद रखना, B3 से होती है पेलाग्रा, और B12 से होती है आपकी परनीशियस अनेमिया। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी में जैसे कि मान लो B2 की अगर बात करूँ तो B2 में क्या होता है? परनीशियस अनीमिया। B2 में क्या होता है? आपको डर्मेटस की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डिमेंशिया की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो आपसे पूछेगा नहीं, और डायरिया भी हो जाता है। यानी 3 D आपके अफेक्टेड होते हैं विटामिन B2 से, कि अगर कमी हो गई। एक तो स्किन डर्मेटोलो वाला, और एक डायरिया वाला, और एक डिमेंशिया वाला, बहुत भयंकर होता है फिर ये, ठीक है। और C की अगर बात करें तो इसके कमी से होता है स्कर्वी, या फिर ब्लड से जो हमारे गम्स होते हैं दांतों मसूड़ों से, उससे ब्लीडिंग होने लगती है। और D से अगर बात करें तो D से आपकी बोन हेल्थ ख़राब हो जाती है, फिर रिकेट्स होती है। और D का सबसे प्रचुर मात्रा सोर्स, यानी कि जो अबंडेंट सोर्स है हमारा, सनलाइट है, और उसके बाद फिश ऑयल है, मछली का तेल, ठीक है। E की अगर बात करें तो E से होता है आपका स्टेरिलिटी, जिसको बांझपन बोलते हैं हिंदी में। और किसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है? जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें। और K की अगर आपकी कमी हो जाती है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, यानी ब्लड क्लॉट आपका नहीं बनते, और इसका केमिकल नेम फिलोक्यूनॉन था, ठीक है। अब पूरा आपका जो विटामिन है वो पूरा रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 6th 5-year प्लान, महाल नोबिस प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, बताइए। केड़ा सबका सही है। फंक, कैश्मीर फंक, ओनली टू, नहीं 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 नहीं, गलत दिया है शायद आपने। रोलिंग प्लान, अब देखो 3 तक याद कर लिए थे हम लोगों ने। 5-year प्लान याद करो, 3 तक हम लोगों ने कर लिए थे। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने USSR से लिए थे। फर्स्ट 5-year प्लान हमारा चालू हुआ था 1951 से लेके 56 तक गया था। इसमें मेन फोकस क्या था? हमारा मेन फोकस था कि भाई एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री जल्दी से बनना है, और इसके लिए हमने डैम सेटअप किए, जैसे बाखला नंगल डैम हो गया, हीराकुद डैम हो गया, ये हमने बनाया था। और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ था, ये आपका बेस था हैरा-डोमर मॉडल पे, और इसमें हमने टारगेट को अचीव कर लिया था। फिर सेकंड 5-year प्लान में हमने क्या पढ़ा था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस था। इसमें हमारा जैसे कि
भिलाई स्टील प्लांट हो गया छत्तीसगढ़ में हो गया, ठीक है, और दुर्गापुर हो गया आपका वेस्ट बंगाल में, और राउरकेला हो गया उड़ीसा में। किस कंट्री के हेल्प से बनाया था वो भी हम लोगों ने याद किया था। जैसे राउरकेला जर्मनी की हेल्प से बनाया था, भिलाई वाला रशिया की हेल्प से बनाया था, और आपका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यूके की हेल्प से, ठीक है। ये इसमें था। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। महालनोबिस जी का जन्म 29 जून को होता है, जिसको स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान हमने देखा था, गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, लेकिन फेल हो गया था बिकॉज इंडिया चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर दोनों इस टाइम पे हो गए थे, और हमारी इकॉनमी भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी कंडीशन में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फेल टाइप हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान। और थर्ड 5 ईयर प्लान हमने ये देखा था कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो हमारा, इसमें क्या था, एक तो गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, और इसी टाइम पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था, ठीक। फेल हो गया था, इसी वजह से फिर प्लान हॉलीडे आ गए थे, मैंने आपको बताया था। इसके बाद आ गए थे हमारे प्लान हॉलीडेज़। कब से कब तक? 1966 से लेकर 1969, 3 साल तक के लिए। फिर अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब हम 3 पढ़ चुके थे, अब हमें फोर्थ से स्टार्ट करना है। 3 आज के लेक्चर में देख लेंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान अगर बात करें तो कब से कब रहा था वो जल्दी से आप बताइए। सीधे आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि 1969 से लेके 1974 तक रहा होगा। इसका जो मेन एम था दैट वाज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ग्रोथ भी होनी चाहिए, लेकिन स्टेबल ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान में हो गया, ठीक है। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव अचीवमेंट विथ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सेल्फ रिलायंस की भी इसमें बात कही गई थी। ये आपका बेस था रुद्र एलन मॉडल पे। रुद्र एलन मॉडल मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं 5 ईयर प्लान के जो मेरे थे हैंड रिटन नोट्स, तो उसमें सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। रुद्र एलन मॉडल या फिर इसको अशोक रुद्र मेनन मॉडल भी बोलते हैं, अशोक रुद्र मेनन मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या क्या था, इसी के टाइम पे 14 बैंक्स आपकी नेशनलाइज हुई थी, ठीक है। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज। अच्छा बताइए, FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो किस 5 ईयर प्लान में बना था? तो 14 बैंक्स का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था इसके टाइम पे। और जो हमारा पहला अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, वो भी इसी के टाइम पे हुआ था। फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, वो इसी टाइम पे हुआ था आपका। और क्या हुआ था, और बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। 5वें में क्या हुआ था? तो 5वें में पहली बात तो ये DP धर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। DP धर मॉडल, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और सेल्फ रिलायंस इसमें भी ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस का, ठीक है। और इसके टाइम पे आपका टेन्योर तो साफ है ना, 1974 में ख़त्म हुआ, तो 1974 से लेके 79 तक नहीं 78 तक चला था। याद रखना क्यों 78 तक चला था, बिकॉज सरकार बदल गई थी 78 में, ठीक है। सरकार बदली, मोरारजी देसाई जी की आई, और वहाँ पे फिर क्या हुआ अभी देखते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान आप समझ गए, गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस और DP धर मॉडल। और इसी में आपका 20 पॉइंट्स प्रोग्राम दिया था इंदिरा गांधी जी ने, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव दी पॉवर्टी, ठीक है। और RRBs जो हैं आपकी रीजनल रूरल बैंक्स, वो भी सेटअप हुई थी इसी टाइम पीरियड पे। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में और क्या, तो यहाँ तक ख़त्म हो गया 1978 तक। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब आया हमारी मोरारजी देसाई जी की एंट्री हुई। उन्होंने बोला बहुत हुआ ये 5 ईयर प्लान, ठीक है। उन्होंने बोला अब जो है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब हो गए एनुअल प्लान्स। उन्होंने रिप्लेस कर दिए इन 5 ईयर प्लान को एनुअल प्लान्स, यानी एनुअली ही अब देखा जाएगा कि टारगेट अचीव हुए नहीं हुए, और एनुअल भी मॉडिफाई उसको कर दिया जाएगा अगर नीड होगी मॉडिफाई करने की। तो ये एनुअल प्लान सिर्फ 2 ही साल चल पाए, बिकॉज 2 ही साल इनकी गवर्नमेंट टिक पाई, 1979 और 1980 बस। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, कांग्रेस फिर से आ गई 6th 5 ईयर प्लान में, जिसके बारे में यहाँ पे नहीं मेंशन है क्या, चलो 6th 5 ईयर प्लान के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो इन जो 6th, इसी को रोलिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है। इसी को जो एनुअल प्लान आए थे, ठीक है, इसी को हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। एनुअल तो नहीं, इसको रोलिंग प्लान ही बोलना सही रहेगा, बिकॉज एनुअल आपके फिर 1990 और 91 में आए थे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान में ये था कि आपका टारगेट सेट कर दिया जाएगा, और नीड अगर होगी साल के एंड में तो उसको चेंज भी कर दिया जाएगा, तो उसको रोलिंग प्लान बोलते हैं मोरारजी देसाई। यानी कि इसके बाद आता है 6th 5 ईयर प्लान, यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारे रोलिंग प्लान है वो 6th 5 ईयर प्लान के पहले आया था, तो ये सही हुआ। और 6th 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये आपका 1980 से लेके 1985 तक चला। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इसका टारगेट था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो 4, 5, 6 5 ईयर प्लान वाला, मतलब फिफ्थ
सॉरी, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान और सिक्स 5 ईयर प्लान आज के हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन विद दी थ्रू दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी, थ्रू टेक्नोलॉजिकल सफिशिएंसी, ये टारगेट था 6th 5 ईयर प्लान का। महालनोबिस पे सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था, बिल्कुल सही है, बोथ 1 और 2। और सेकेंड 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हवा महल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो जो आपका हवा महल है वो किस शहर में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अलवर? हवा महल ये आपका सिचुएटेड है जयपुर में। जिसको किसने बनवाया था? जिसको बनवाया था 1799 यानी 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह के जो पोते थे, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह 1799 में बनवाया था, प्रताप सिंह। ठीक है, और कुछ तो नहीं, बस ये है कि हवा जो महल है आपका रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, कौन कौन है आज जयपुर से? काफ़ी लोग होंगे, मुझे पता है ना। 19th नंबर, हु रोट हर्ष चरित्र अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बाणभट्ट, हरिसेन, रविकृति या फिर जुआन जांग? कि 951 विंडोज़ 853, अच्छा, सॉरी खिड़की की बात कर हो रही है यहाँ पे। खिड़की, भाई खिड़की तो भाई नहीं पता हमको, 953 क्या जा रहे हैं। फ़ोटो भेजूँ? हाँ फ़ोटो भेज दो। अरे फ़ोटो से मुझे याद आता है, फोटूला पास कहाँ पे? फोटूला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए। तो आंसर होगा यहाँ पे बाणभट्ट। हर्षवर्धन जो कि बिलोंग करते थे पुष्यभूति डायनेस्टी से, या फिर वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी ने, जिन्होंने रूल किया था 1400 साल पहले। ये पूछा जा चुका है, पार्ट 1 वाले स्टूडेंट जानते होंगे। ठीक है, 14 लद्दाख सही है। ठीक है, तो 1400 साल पहले इन्होंने रूल किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका पिछले वाले सीजल में। ठीक है, 1400 साल पहले ही हमारा आया था जुआन जांग भी, क्योंकि जुआन जांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। इसी को बोलते हैं प्यार से ह्यून सांग, जो कि सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था। ही वॉज दी सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर। पहला कौन था? फर्स्ट, जल्दी से बताइए, फर्स्ट कौन था? तो फर्स्ट हमारा फा हीन। इसने बैक टू चाइना की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? बंगाल से। रट लीजिएगा, बिकॉज ये CGL देख लीजिएगा, अगर विश्वास ना हो तो CGL जो पिछला वाला होता 2022 का, उसका Tier 1 में पूछा गया था ये। ठीक है, कि इसने अपना कहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था? तो बंगाल से। पहला चाइनीज ट्रैवलर था फाहीन। दूसरा था ह्यूनसांग, जिसको जुआनजांग बोलते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले रूल किया था, तो ऑब्वियस सी बात है जुआनजांग भी 1400 साल पहले आया था। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र के अलावा और क्या लिखी थी इन्होंने? याद रखना, कादम्बरी भी जो है ना, ये इन्होंने ही लिखी थी, हमारे बाणभट्ट जी ने। हरिसेन की अगर बात करें, हरिसेन से आपको क्या याद आना चाहिए? हरिसेन से याद आना चाहिए समुद्रगुप्त के कोर्ट में ये थे, कोर्ट पोएट, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब किया था। प्रयाग प्रशस्ति आपको याद आनी चाहिए, दो चीज़ें। रविकृति से याद आना चाहिए पुला केसिन 2 और अईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, अईहोल। ठीक है, और यहाँ पे अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी? तो इसने लिखी थी रत्नावली, इसने लिखी थी नागनंदा, ठीक है, और प्रियदर्शिका इन्होंने लिखी थी, प्रियदर्शिका। अच्छा, एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बताना जल्दी से। मृच्छकटिका बोलता हूँ तो पता नहीं क्यों अपने वो कौन था उसमें, छाछठ नहीं, 3 इडियट में कौन था वो जो जिसने काफ़ी तगड़ी स्पीच दी थी, मृच्छकटिकम करके ऐसा कुछ बोला था उसने। ठीक है, गीत गोविंद ये बताइए, और बस इतना ही बताइए। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें, मृच्छकटिका जो है शूद्रक ने, ठीक है, शूद्रक ने लिखी, और गीत गोविंद अगर बात करें जयदेव उनादकट ने लिखी। ठीक है, और हर्षवर्धन से अच्छा एक चीज़ और याद आ रही कि इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। ही मूव्ड हिज कैपिटल टू कन्नौज।
कन्नौज इज़ ऑल्सो नोन एज इत्र सिटी ऑफ कान यूपी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी इत्र मिलता है और पैसा भी बहुत मिलता है यहाँ पे लोगों के पास। और हर्षवर्धन की वाइफ थी दुर्गावती। डायनेस्टी बता दी मैंने आपको, पुष्यभूति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड इनटू ऑडियो? वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदलता है? बताइए जल्दी से। डिम्पल भाभी। अच्छा, डिम्पल भाभी हमारी कन्नौज की हैं। तो अगर बात करें तो सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है। ऑडियो यार किससे आता है? स्पीकर से आता है ना, ठीक है। मॉनिटर से तो ऑडियो आता नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हेन डिड न्यूलैंड गिव हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव? आज तुम पूरी पीरियोडिक टेबल समझ लोगे इस क्वेश्चन से। न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम कब दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पोटेंशियल क्वेश्चन जिस तरह सेल से देखे हम लोगों ने, उसी तरह से सारे पोटेंशियल क्वेश्चन मानसून से देखे हम लोगों ने, उसी सारे पोटेंशियल क्वेश्चन हम लोग आज पीरियोडिक टेबल से भी देखने वाले हैं अभी। आर यू रेडी? टेल मी। बिल्कुल प्लॉटर आपका ड्रॉ करता है। आर यू रेडी? बताइए। तो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल क्या था? इट वॉज लाइक क्रिएटिंग एन ऑर्डर आउट ऑफ केओस। केओस बिखरा पड़ा था, सारे एलिमेंट इधर उधर पड़े थे। तो लोगों ने, फिर हमारे साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो अब इनको, इस केओस को थोड़ा सा समेटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे एंट्री मारते हैं डॉबरनायर जी 1817 में। डॉबरनायर जी आते हैं सबसे पहले, एकदम चप्पल अप्पल हाथ में लेके, हम फर्स्ट 1870 में ये बोल देते हैं हमें लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड की थ्योरी देते हैं। ये बोलते हैं कि अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को ग्रुप टुगेदर करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो दूसरे वाले के एटॉमिक मास के बराबर निकल के आएगा। ऐसा बोला था डॉबरनायर ने। अब हुआ क्या, ये सिर्फ ये तीन ही ट्राइड दे पाए। इतने सारे एलिमेंट उसमें से तीन ही के ट्राइड बन पा रहे, तो उन्होंने कहा चलो यार ये, मतलब लोगों ने बोला तुम्हारा उतना काम करेगा नहीं। तो फिर आए 1866 में हमारे एंट्री मारते हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई जो नौरोजी जी थे, उन्होंने 1866 में क्या किया था जल्दी से बताइए। तो 1866 में हमारे आते हैं ऑक्टेव्स, और ये देते हैं, सॉरी ऑक्टेव्स बोल रहा हूँ, आते हैं न्यूलैंड। ठीक है, आते हैं हमारे कौन? न्यूलैंड। और ये जो न्यूलैंड है ये देते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसको बोलते हैं अष्टक का सिद्धांत। और ये अष्टक का सिद्धांत ये बोलता है कि अगेन अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इस तरह से अगर रखेंगे तो एक म्यूजिकल नोट की तरह, म्यूजिकल नोट जिस तरह होती सा रे गा मा पा धा नी एंड अगेन सा, यानी सा के बाद फिर से सा, यानी पहला और आठवां रिपीट हो रहा है। यानी कि इन्होंने बोला कि एक म्यूजिकल नोट की तरह अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो पहले और आठवें की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। हुई तो, लेकिन सिर्फ कुछ में तो फॉलो किया, लेकिन फिर ऑक्टेव्स जी ज़बरदस्ती करने लगे। अगर इनकी पीरियोडिक टेबल इनको कहीं डिफेक्ट दिखता तो ज़बरदस्ती घुसेड़ देते, और इन्होंने बोला नहीं, ये 56 के 56 ही एलिमेंट हैं इसके पूरे ब्रह्मांड में, इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर किया ही नहीं जाएगा। तो इनकी पीरियोडिक टेबल भी उतनी चल नहीं पाई, फेल हो गई। 1866 में दादा भाई नौरोजी जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी से क्या याद आना चाहिए? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके थ्रू इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को बताया अपनी किताब के थ्रू। फर्स्ट अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दी। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकंड चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 बार कांग्रेस के चेयरमैन रहे। ठीक है, और दूसरे एक तो रहे, और उसके बाद 1906 का जो कैलकाटा का सेशन था जहाँ पे स्वराज एक वो दिया गया था, और इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से इनके नाम से भी जानते हैं। खैर, अब दादा भाई नौरोजी को थोड़ा सा साइड करते हैं और अब इंट्रोड्यूस करते हैं नन अदर दैन मेंडलीव। स्वागत करिए मेंडलीव जी का भी। क्यों? क्योंकि मेंडलीव जी को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो काम करके दिया अब एकदम वो मेंडलीव जी ने किया। मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छी थी, सिर्फ 2 डिफेक्ट से, सॉरी 3 डिफेक्ट से, बाकी सब कुछ अच्छा था। अच्छा एक चीज़ था इनके पीरियोडिक टेबल में, वो ये था कि अगर कोई भी इनके में डिफेक्ट आ रहा था ना, तो वो ये नहीं बोल रहे थे कि नहीं ज़बरदस्ती, ना तो इन्होंने फिट करने की कोशिश की वहाँ पे एलिमेंट को, और नहीं इन्होंने ये बोला कि अब कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं। इन्होंने ये बोला कि ये एलिमेंट अभी पता तो नहीं है, लेकिन आगे जाके डिस्कवर होगा, और हुआ भी। इन्होंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के पहला वाला इन्हें एलिमेंट नहीं मिल रहा था, उन्होंने बोला इसको नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। एका एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है 1, 1। ठीक है, तो एका एल्यूमिनियम इसको नाम दे दिया, और इन्होंने बोला कि ये
आगे जाके कभी डिस्कवर होगा कोई एलिमेंट। और बाद में जो उन्होंने ए का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास वगैरह बताया, वही सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ गैलियम उभर के सामने आया, जिसका एटॉमिक मास होता है 69.9। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए का एल्यूमिनियम। फिर इन्होंने बोला इसी तरह ए का बोरॉन बताया, ए का बोरॉन हो कोई, मतलब उससे बोरॉन से पहले कोई एलिमेंट, और वो बाद में निकल के आया स्कैंडियम के रूप में 44.1। इसी तरह इन्होंने बोला था ए का सिलिकॉन, जो बाद में निकल के आया जर्मेनियम के रूप में विद एटॉमिक मास 72। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये ए का एल्यूमिनियम वाला है, ठीक। तो ये इनके कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ थी। फिर बाद में जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो बिना ऑर्डर चेंज किए नोबल गैसेस को फिट कर दिया गया, बिना किसी एलिमेंट को इधर उधर किए। ये इनकी काफ़ी अच्छी चीज़ थी इनकी पीरियोडिक टेबल में। लेकिन कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स इनकी पीरियोडिक टेबल में ये थे, पहली बात तो ये है, हाइड्रोजन बेचारा भटकता भटकता मारा मारा फिरता रहा, हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं मिल पाई, ये एक तो डिफेक्ट थी। दूसरी ये डिफेक्ट थी कि आइसोटोप्स अच्छे से रखे नहीं जा पा रहे थे। और तीसरा एक और डिफेक्ट था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट वाज कि जो एटॉमिक मास इंक्रीज़ कर रहा था एलिमेंट्स का, वो रेगुलर फैशन में इंक्रीज़ नहीं कर रहा था, ये एक डिफेक्ट था। और आइसोटोप क्या होता है, आई थिंक आपको पता है। आइसोटोप वो होते हैं जिनके समस्थानिक बोलते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। आयोडीन का आइसोटोप ग्वाइटर को, घेंगा को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। कार्बन का रेडियो एक्टिव डेटिंग या फिर जो रॉक की एज निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए और काफ़ी, तो डिफेक्ट नहीं बोलना सही रहेगा, लेकिन हाँ ये एक का दुक्का डिफेक्ट थे। और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेस्ड थी, पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास थी, या फिर बोल सकते हैं इनके अकॉर्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। लेकिन फिर यहाँ पे एंट्री होती है 1913 में, फाइनली फॉर द लास्ट टाइम हम बोल सकते हैं किसकी, मॉज़ले की, ठीक है, हेनरी मॉज़ले। ये हेनरी मॉज़ले ने मंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल की जो डिफेक्ट्स थे उसको ख़त्म किया, और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट पे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी। इन्होंने बोला कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बात ये आती है, और इन्होंने एटॉमिक नंबर को एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखा, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट रखा ऑफ एलिमेंट्स। तो बात ये आती है, मंडलीव को ये आइडिया नहीं आया था क्या, इतना सारा कुछ कर दिया मंडलीव ने, ये आइडिया नहीं आया था क्या। तो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर का तब उतना कॉन्सेप्ट इवॉल्व ही नहीं हुआ था। इनकी डेथ के बाद हमारे रदरफोर्ड जी ने अल्फा जो गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, तब कहीं जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बारे में क्लैरिटी डेवलप हो पाई। वो मेंडलीव जी की डेथ के बाद हुआ था। तो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल है, फिर इससे पहले जो हो रही थी चीज़ें वो एटॉमिक मास के बेसिस पे हो रही थी। हेनरी मॉज़ले की एटॉमिक नंबर पे बेस हो रही थी। तो हेनरी मॉज़ले में बस इतना याद रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हेनरी मॉज़ले ने दिया। कब दिया, 1913 में दिया। और किस पे बेस्ड थी, किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे, मेंडलीव जी की एटॉमिक मास पे। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लेना पीरियोडिक टेबल से, 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। जो 10% क्वेश्चन हैं वो इस पे बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि जो एटॉमिक नंबर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एटॉमिक नंबर 101 कौन सा एलिमेंट है, ये बन सकता है। फिर ऊपर हमारे टोटल 18 ग्रुप्स हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ऊपर से नीचे में कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज करती, डिक्रीज करती, वो हम किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे। तो एटॉमिक नंबर 101 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बार के सीजीएल एग्जाम में, उससे पिछले सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था। मेंडलीवियम हम लोगों ने पार्ट 1 में किया भी था। ये एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ आपको। सीबॉजियम, इसका आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, 100 के ऊपर ही है ये भी, ठीक है। ऑप्शन दे दूंगे आपको, 133, 135, 137, 139, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 101 है मेंडलीवियम का। तो मेंडलीव जी के नाम पे इसका नाम रखा गया एटॉमिक नंबर 101 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड ओनली टू इंडियन सिटीजन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान है। आर्टिकल नंबर 19, 23, 14 या फिर 16। क्लास ऑफ हाँ सही वही मैं देख रहा था। ना सही दिया सभी ने, 106। अब ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्यों आसान है? 15, 16, 19, 29, 30 याद आ रहा आपको? 15, 16, 19, 29, 30 ये है आपका एक मंत्र,
ठीक है, तो यहाँ पे बता देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो सी बॉजियम का है 106, ठीक है 106 होता है इसका। 15, 16, 19, 29, 30, ये आपको मंथ का मैंने जाप करने को बोला था सुबह और शाम सिर्फ एक बार। ये वो हमारे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो ओनली टू सिटीजन्स यानी कि ओनली टू इंडियन सिटीजन्स मिले हुए हैं, सिर्फ भारतीय नागरिकों को। यानी कि यहाँ के ये आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि पब्लिक रेस्टोरेंट, वेल्स, टैंक्स, इन सब को यूज़ करने से मना नहीं किया जा सकता है। 16 राइट मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 19 हमने अभी देखा। 29 और 30 को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट, यानी ये वाले जो राइट हैं हमारे फॉरेनर्स को नहीं मिले हुए हैं, बाकी इंडियंस को भी मिले हुए हैं और फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। तो ओनली टू इंडियन सिटीजन 15, 16, 19, 29, 30 में यहाँ पे 19 ही है बस, ऑप्शन नंबर 1। 26 क्या है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बोल सकते हैं, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनको मिल रखा है। 25 हमारा एक जो इंडिविजुअल है उसको मिल रखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस बोल सकते हैं, सोचने के और कुछ भी एक तरह से अपने गॉड के साथ कैसे रिलेशन डेवलप कर रहा है वो 25 में है। तो हमारे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो 25 से लेके है, ठीक है। चलो अब रिवाइज कर ही लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल, 25 से 26 से लेकर 27 से लेकर 28 तक जाता है, 25 से लेकर 28। 25 बता दिया इंडिविजुअल को मिल रखे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस है, कोई भी रिचुअल कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है अपने रिलीजन को। 26 कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। 27 है कि राइट नॉट टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी टैक्स का पैसा हर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं। बस 27 से याद रखिए टैक्स और रिलीजन। 28 बात करता है कि कोई एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड है एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड हैबिटेट ऑफ पिग्मी हॉक्स, निम्नलिखित में पिग्मी हॉक का जंगली आवास कौन सा है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, केबुल लैमजाओ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जल्दी से बताइए पिग्मी हॉक हमें कहाँ पे, पिग्मी हॉक का वाइल्ड हैबिटेट कौन सा है। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक। मानस कहाँ पे है, मानस है असम में, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे है, काजीरंगा भी असम में है, ठीक है, वो भी देखेंगे अभी। केबुल लैमजाओ कहाँ पे है, ये मणिपुर में। और इसकी खासियत क्या है कोई बताएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका है तमिलनाडु में। अब अगर यहाँ पे बात अगर करें पिग्मी हॉग की तो मानस नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा पिग्मी हॉग। असम का है काजीरंगा, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जरा बताइए जल्दी से। सिक्किम का कंचनजंगा, कंचनजंगा से याद आना चाहिए कंचनजंगा पीक के बारे में, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, जो कि आपको याद आना चाहिए। यहाँ पे कंचनजंगा जो माउंटेन है, माउंटेन गॉड के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये जो चूफाट फेस्टिवल है जो कि हमारे लाबसोल करके जो होता है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। लाबसोल कहाँ पे, सिक्किम में। और कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, लेपचा ट्राइब सिक्किम की। काजीरंगा जो फेमस है वो है एक सींग वाले गेंडे के लिए, वन हॉर्न्ड राइनो के लिए हमारी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही है। केबुल लैमजाओ मणिपुर में है और ये हमारा जो है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि सिचुएटेड है आपका लोकटक लेक पे। लोकटक लेक भी आपकी कहाँ पे हो गई, मणिपुर में। किस स्टेट को बताइए जल्दी से मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं, विच स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन। और यही आपका मणिपुर है जहाँ पे आपकी कुकी और मेटी ट्राइब है, जहाँ पे क्या हुआ है एकदम विरोध छिड़ा हुआ है कुकी और मेटी ट्राइब के बारे में, जहाँ पे अभी आर्टिकल नंबर 355 इवोक किया गया था। इस आर्टिकल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल कर लेती है, एक तरह से, पूरी तरह से नहीं होता है वो। हम जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 356 और 355 के बीच में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में, ये नीलगिरी ताहार के लिए फेमस है। किसके लिए, नीलगिरी ताहार। ये जो नीलगिरी ताहार है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, एक बकरी तरह का ये होता है, ठीक है, बकरी तरह का होता है नीलगिरी ताहार ये, ठीक है। स्टेट एनिमल है कहाँ का, तमिलनाडु का ही है। और उसी तरह ये जो पिग्मी हॉग है ना, कहाँ गया ये, हाँ पिग्मी हॉग है ना, ये पिग्मी हॉग नहीं, सॉरी
हाँ, ये जो हमारा केबुल लैमजाओ ना, यहाँ से वो एक का है, क्या नाम है उसका, डियर है वो, हाँ सांगाई डियर, ठीक है सांगाई डियर। ये सांगाई डियर कहाँ देखने को मिलेगा, केबुल लैमजाओ में, और ये स्टेट एनिमल मणिपुर का, ठीक है स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। अच्छा बताइए, मणिपुर 6th शेड्यूल में है या नहीं? मोलासिस बेसिन बोलते हैं मिज़ोरम को। याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, अरुणा, अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। अब यहाँ पे मणिपुर ऊपर है, मिज़ोरम नीचे है, तो मणिपुर में ऐसे याद रख लो, लेक है लोकटक लेक, उस लेक का जो कुछ सेडिमेंट है वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ पे, मिज़ोरम में, तो वहाँ बन जाता है मोलासिस का बेसिन एक तरह से, ठीक है। और आपको याद आना चाहिए, एक हमारा ओनली रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, और वो क्या है, मजूली, ठीक है मजूली आइलैंड। कहाँ पे ये, असम में। कौन सी रिवर बनाती है, ब्रह्मपुत्रा बनाती है, और इसी के नाम पे मजूली फेस्टिवल भी होता है असम में, ठीक है। और इसको हम याद करेंगे एक ट्रिक के साथ कि एक बहू थी, ठीक है, जिसने अपने भाई को पटक पटक के मारा, क्यों, क्योंकि उसको मजूली फेस्टिवल देखने नहीं जाने दिया गया, इसलिए उसने पटक पटक के मारा, ठीक है। अब हम देखेंगे जब असम की ट्रिक्स देखेंगे, जहाँ पे आपका बहू से बिहू होता है, ठीक है, और 22 को से लेकर बाइको फेस्टिवल होता है, पटक पटक से देहिंग पटकाई होता है, और मजूली से आपका मजूली, तो मजूली फेस्टिवल होता है आपका असम में। मोलासिस बेसिन हो गया आपका मिज़ोरम। और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा था क्या, नहीं, हाँ मणि, हाँ 6th शेड्यूल में। तो 6th शेड्यूल की अगर बात करें, 6ठी अनुसूची की, तो इसमें हमारे 4 स्टेट आते हैं। 4 स्टेट कौन है, एटीएम मणि, लेकिन इस एटीएम में मणि नहीं है। असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर नहीं है, मणि नहीं है इसमें, ठीक है। और 6th शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। 5th शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। आगे बढ़ते हैं। नील वॉन्ट्स टू यूज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर, विच अमंग द फॉलोइंग शुड ही पिक। नील एक कैरेक्टर प्रिंटर का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसे निम्नलिखित में से किसे चुनना चाहिए, चेन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अली के साथ जा रही थी मैडम जी, अली के साथ। तो अली लिगांग करके एक फेस्टिवल है, वो भी आपका असम का ही होता है, वो हम पढ़ेंगे जब असम के फेस्टिवल देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और हम भरतनाट्यम की भी जो हमने कल ट्रिक पढ़ी थी उसको अभी रिवाइज करने वाले हैं। आर यू रेडी, जल्दी से आप बताइए क्या हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी। तो इनको यूज़ करना पड़ेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। यहाँ पे वॉइस का क्या हो रहा है, ये वॉइस अभी ठीक आ रही ना, वॉइस ठीक आ रही है ना, अभी सही आ रही होगी, पता नहीं क्या क्या ये बीच में हो जाता है थोड़ा सा। तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, फिर अभी हम भरतनाट्यम वाली ट्रिक, चलो पहले वही रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था भरतनाट्यम में, बुखार हो गया ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं भरतनाट्यम में, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिखाता हूँ। तो भरतनाट्यम ने क्या क्या पढ़ा था, भरतनाट्यम ने पढ़ा था कि एक भरत करके लड़का था जिसने कि अलार्म बजाई थी, ठीक है अलार्म बजाई थी, और उसने अपने मम्मी के पैर छुए थे। उसकी मम्मी का नाम क्या था, तो पहले तो उसने पद्म छुए थे अपनी मम्मी के, उसकी मम्मी का नाम क्या था, रुक्मणी देवी नाम था, ठीक है रुक्मणी देवी नाम था। और मम्मी के पैर छूने के बाद ये क्या किया, इसने अपनी एक सुंदर सी दोस्त जो थी मीनाक्षी, जिसका नाम था, सुंदर सी दोस्त जिसका नाम था मीनाक्षी सुंदरम, ठीक है बहुत सुंदर थी ये, और उसको लिया, प्लस इसने अपने सारे भाइयों को लिया, ठीक है सारे भाइयों को लिया। और जब सारे भाइयों को ले लिया तो वो गया कहाँ पे, वो गया कृष्ण जी की बाल लीला देखने में। कहाँ गया वो, कृष्ण जी की बाल लीला देखने गया, और आके सो गया, ख़त्म, ठीक है। तो अलार्म से अलार्मल वैली, पद्मा से पद्मजा रेड्डी, पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अरुंडले, मीनाक्षी सुंदरम से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सारा भाई से आपकी मृणालिनी सारा भाई, और मल्लिका सारा भाई दोनों लोग। कृष्णा से आपके हो जाएंगे यामिनी कृष्णा मूर्ति, बाला से हो जाएंगे आपके, बाल से हो जाएंगी कौन सी, क्या मैंने बताया था बाल से, एक और क्या याद किया था हम लोगों ने, बाल सरस्वती, ठीक है बाल सरस्वती। लीला से लीला सैमसन, और सो गए से हो गया सोनल मानसिंह,
ख़त्म हो गए। अब मृणालिनी सारा भाई भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी से भी हैं, मल्लिका सारा भाई भरतनाट्यम के अलावा कथकली से भी हैं, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी से भी हैं, सारे में याद हो गए। भरतनाट्यम को हम सादीर के नाम से जानते हैं, भरतनाट्यम को एकहार्य के नाम से जानते हैं, अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर याद आना चाहिए, नाट्यशास्त्र भरत मुनि याद आने चाहिए। ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। आखिरी कंप्यूटर आज के आखिरी क्वेश्चन है कंप्यूटर का, क्वेश्चन ऑफ द डे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? एप्पल 2, TRS-80, ICL 2900 या फिर स्टार 1000? बताइए, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। बाकी खत्म होता है आपका लेक्चर आज का, ठीक। एक ही दिल है सर, कितनी बार जीतोगे? बस एक बार और, ठीक है, एक बार और। चलो, तो कोई ये सब डांस देखा है? कोई ये सब डांस देखा है मतलब? एप्पल 2, अच्छा। पता है मैं तुमसे रोज़ बोलता हूँ कि कल मैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताऊँगा, और मैं क्वेश्चन ऑफ द डे भूल ही जाता हूँ रोज़, ठीक है। तो चलो मैं कल से नोट करके लाऊंगा, ठीक है, नहीं तो इसकी PPT में लगा के लाऊंगा सबसे पहले। सर जस्ट सॉ यू इन ONL मतलब समझा नहीं सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हे आज फर्स्ट डे था, अच्छा, नई सेशन, मज़ा आया, थैंक यू। गजब पढ़ाई हुआ सर, ऐसा ही होना चाहिए, बहुत ही चार्ज वे में होना चाहिए, एकदम बहुत ही एनर्जाइज वे में होना चाहिए, आराम आराम से नहीं। अब जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, नॉर्मल लोगों को ये पढ़ने में तकरीबन जो हम लोगों ने 1-1.5 घंटा, आई थिंक 1.25 घंटा लगा होगा हम लोग को ये सारी चीज़ें करने में। कम से कम लोग 3 से 4 घंटे लगा देते हैं इन सारी चीज़ों को करने में। आपको थोड़ा सा एनर्जाइज वे में अगर करेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो पाएंगी। ओके, जस्ट सॉ यू इन ऑफलाइन कोचिंग वीडियो। नहीं 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 प्रवीर, तुमने गलत वीडियो देख लिया, ठीक है। एक्चुअल में अभी तक हम जॉन सीना की तरह हैं, यू कांट सी मी। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। रिवील मुंह दिखाई वगैरह तो कुछ नहीं हुई है, हो जाएगी। बस मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ना CGL 2023 एकदम जम के क्लियर करो खूब स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर मुंह दिखाई करेंगे उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन टॉप रैंकर्स निकलेंगे यहाँ से, है ना। इसके लिए आपको बाकी सब्जेक्ट से भी फोकस मेंटेन करके रखना होगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल एट द सेम टाइम, और हो सकता है कि बीच में एक दिन गैप हो जाए, हो सकता है, मैं आपको पहले ही सूचित कर दूंगा उसके रिगार्डिंग एक दिन पहले, बिकॉज थोड़ा पापा के पेंशन के काम से बाहर जाना है, ठीक है, इसलिए तो उसकी वजह से ब्रेक हो सकता है। बाकी तो आपकी रेगुलर रहेगी, और अगर ब्रेक होता भी है तो उसको मैं वो कर दूंगा, ठीक है, सैटरडे के दिन। चलिए, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल, लेकिन कल तो होगी, ठीक है। आप